Hello everyone, welcome to the divine world of education. I am your mentor कार्तिकेय शुक्ला. So students, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेल डिवीजन में दो फेजेस मेन होती है, इंटरफेज और दूसरी कौन सी थी, एम फेज, जो कि हम आज करने वाले हैं. सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. हमने बताया था कि इंटरफेज में तीन स्टेजेस आएंगी. नंबर 1 G1 फेज, नंबर 2 S फेज और नंबर 3 G2 फेज. एक और फेज मैंने आपको बताई थी, दैट इज G0 फेज. तो G1 मैंने क्या बताया था कि ये गैप फेज होती है. पहला ब्रेक जो होगा वो G1 फेज में होगा. S फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. और G2 फेज में क्या होगा, वो होती है गैप 2. इसमें जो अदर चीज जैसे प्रोटीन्स वगैरह है उनका सिंथेसिस में होने वाला है. साथ ही मैंने आपसे ये भी बताया था कि सपोज दैट देयर इज अ सेल और इसने क्या किया, अपना डिवीजन किया. डिवाइड करके इसने दो सेल्स और फॉर्म कर लिए. ठीक, अब क्या हुआ कि एक सेल ने कहा कि मुझे डिवीजन आगे करना है और उधर ही ऑन द अदर हैंड दूसरे सेल ने डिवाइड करने से मना कर दिया. सो इस वजह से वो किस फेज में चला जाएगा, द सेल व्हिच रिफ्यूजेस टू डिवाइड, इट गोज टू द G0 फेज. ठीक है, G0 फेज में वो चला जाएगा. और ऐसी फेज को एक चीज हम आपको और बता दें कि G0 फेज को ही हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव फेज कहते हैं. क्या कहते हैं, इनएक्टिव फेज कहते हैं. ये चीज ध्यान रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन है. ठीक, तो G0 फेज कैसी हो गई, इनएक्टिव फेज हो गई. और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब कभी भी सेल को जरूरत पड़ेगी, सो जो भी सेल जिसने पहले डिवाइड करने से मना कर दिया था वो G0 फेज से निकल करके फिर से डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा. ओके, ये चीज क्लियर हो गई. तो ये हमने रिवाइज कर लिया कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज पढ़ी थी. अब देखो, फिर आपको हमने सेल साइकिल भी बताई थी कि सेल साइकिल में कैसे क्या चीज प्रोसीजर रहेगा. सो अब आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एम फेज. ठीक है, एम फेज. अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल साइकिल पूरी चली. ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि 1 घंटे सेल डिवाइड करेगा. पूरे 24 आवर्स होते हैं. 24 आवर्स में 1 घंटा ऐसा होगा, 1 आवर ऐसा होगा जिसमें सेल का डिवीजन होना है. ठीक है, सेल का डिवीजन हो रहा है. अब इंटरफेज स्टेज के दौरान तो कोई डिवीजन हो नहीं रहा है सेल का. ठीक, इसलिए सारा डिवीजन किस में होने वाला है, हमारा एम फेज में होने वाला है. सेल का डिवीजन हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा. किसका डिवीजन हो रहा है, सेल का. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन व्हाट फेज द डीएनए रेप्लिकेट्स, अगर और ऑप्शन में अगर वो माइटोटिक फेज, एम फेज, मियोसिस फेज या फिर इंटरफेज, सो यू विल चूज योर आंसर एज इंटरफेज. अब यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से आ जाए कि इन व्हाट फेज डीएनए रेप्लिकेट्स और ऑप्शन में दिया हो इंटरफेज, G1 फेज, G0 फेज और S फेज, तो आप किसको टिक करेंगे, S फेज को करेंगे. ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखा करिए, चाहे वो नीट का हो और चाहे वो हो आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए. ओके, आगे बढ़े. तो मैंने क्या बताया था आपको कि दिस इज द एम फेज पोर्शन. बाकी ये था G1 फेज, ये हो गया हमारा S फेज और ये क्या था हमारा G2 फेज. ठीक है, अब इस एम फेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं. ये देखिए क्या होगा. अब एक चीज ये देखो, जैसे मान लो ये है हमारा सेल, सपोज दैट दिस इज अ सेल. अब हमने क्या कहा कि सर इसको डिवाइड करना है. ठीक, इसने क्या करा, अपना डिवीजन स्टार्ट किया. ठीक, इसमें दो बना लिए. अब एक चीज ये सोचो कि एक सेल से दो चीजें बन रही हैं, इसका मतलब इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं. एक तो पहली चीज, ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. और ये जो आउटर का ये जो सराउंडिंग पोर्शन है, क्या इसको डिवाइड नहीं कराओगे क्या, डिवाइड तो ये भी कर रहा है ना. आप एक चीज ये सोचो, जैसे मान लो आपने कोई स्टिक ली, स्टिक को आपने बीच से तोड़ दिया. ठीक है, बीच से तोड़ने के बाद
डंडी तो मतलब वुड तो वो भी है, वुड तो वो भी है, दोनों चीज है ना। ठीक उसी हिसाब से अगर हम ये सेल का डिवीजन करा रहे हैं तो यानी ये जो बाहर ये जो भरा हुआ है न्यूक्लियस के बाहर, ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। ठीक, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होकर के आधा आधा इनके पास में जाएगा, बीच से इसको हमने डिवाइड करके देख लो तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसी में क्या हो जाएगा, जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दोनों चीजें डिवाइड होनी है, ध्यान से सुनना, दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो जब हम कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो हम उस प्रोसेस को नाम दे देते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या नाम दे देंगे, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं साइटोकाइनेसिस। दैट्स इट। ये देखो, जब हमारा कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियो वर्ड से ये चीज ध्यान रखिए कि कैरियो को हम किस में यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। कैरियो को हम किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए। और काइनेसिस का मतलब क्या होगा, डिवीजन। इसका मतलब न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा तब हम टर्म यूज करेंगे कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोकाइनेसिस यानी जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तब हम टर्म यूज करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से याद रखो साइटो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म अभी हम साइटोकाइनेसिस हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले एम फेज में ही ये चीज डिस्कस करें। हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी और दूसरे नंबर पर होगी हमारी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या-क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान रखो कि जो भी सेल होगी वो अपने आप को डिवाइड जरूर करेगी। आगे फर्दर प्रोसेसेस के लिए सारी सेल्स को डिवाइड करना कंपलसरी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल। और अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है सो प्लीज थोड़ी देर के लिए इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका अगर तुमने एक चीज समझ ली तो मैं एक तुमको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे, उनको समझने में तुमको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो बहुत ही कूल माइंड के साथ, अगर इधर उधर दिमाग कहीं भटका हुआ है तो उसको प्लीज थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन के साथ इधर ले आओ। ठीक, लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरियोकाइनेसिस। बहुत जगह तुमने सुना होगा कैरियोकाइनेसिस एमसीक्यूज में क्या होता है क्या नहीं होता है। सो हम इस फेज को बेटा कहते हैं इसको हम कहते हैं माइटोसिस। क्या कहेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस इसका मतलब ये होगा कि इसमें जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स, ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं, सोमैटिक सेल्स, जितनी भी सोमैटिक सेल्स होंगी। सोमैटिक सेल्स कैसी होती हैं, जो नॉन सेक्सुअल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल, नॉन सेक्सुअल सेल। नॉन सेक्सुअल सेल, जितनी भी नॉन सेक्सुअल सेल्स होंगी वो सारी कैसे डिवाइड करेंगी, वो सारी कैसे डिवाइड कर रही, ऐसी सेल्स जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, जो जिनकी मदद से हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन में आगे कंसीडर करने वाली हैं, उन्हें हम कैसी सेल्स कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल स्पर्म एंड ओवम। और पूरी बॉडी में और भी और जो सेल्स होंगी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही हैं, वो सारी सेल्स कैसी होंगी, सोमैटिक सेल्स, या जिनको हम कहते हैं नॉन सेक्सुअल सेल्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन सेक्सुअल सेल्स कहते हैं। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि माइटोसिस किस में हो रहा है, नॉन सेक्सुअल सेल्स में हो रहा है। किस में हो रहा है, नॉन सेक्सुअल सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो होगा क्या, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ अ सेल। एक क्लियर कट हम प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं।
ये हमने बना लिया एक हमारा सेल। ठीक है, अब देखो सेल में क्या है, जब हम सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी होगी, सेंट्रोजोम। क्या है? सेंट्रोजोम। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम को हमने आपको मतलब बताया, आपने पढ़ा भी होगा। सेंट्रोजोम्स आर परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से सेंट्रोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो कहाँ पे सेंट्रोजोम होंगे? चलिए, ये हमने परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में सेंट्रोजोम बना लिया। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये आंख नहीं बनाई है मैंने, तो तुम देखो कि ये आंख बना ली सर ने, नहीं, ये है हमारे साइटोप्लाज्म। ये क्या है? सॉरी, ये हमारे क्या है? सेंट्रोजोम। और ये देयर आर डेंस साइटोप्लाज्म इन द रीजन ऑफ सेंट्रोजोम। ठीक है, सो ये क्या हो गए? हमारे सेंट्रोजोम हो गए। अब हमने क्या इसमें बनाएंगे? अब हम इसमें बनाते हैं, चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए, हमने बना दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या हम बना सकते हैं? क्रोमोसोम। सबसे पहले तो क्रोमोसोम बना लेते हैं। देखो, ये हमारे क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा न्यूक्लियोलस। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोलस है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोलस। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी इंटरफेज से एम फेज में, और एम फेज में भी क्या, कैरियोकाइनेसिस में, तब क्या होगा? सबसे पहले तो आएगा हमारा बेटा प्रोफेज। क्या आएगा? प्रोफेज आएगा। ये चीज ध्यान रखना। नंबर 1 फेज कौन सी होगी? प्रोफेज होगी। ठीक है, सो प्रोफेज की स्टार्टिंग में हमारे जितने साइटोप्लाज्म, सॉरी, ये जो क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे? सबसे पहले ये कंडेंस होंगे। कंडेंस का मतलब हो गया, आप एक काम, सपोज दैट आपने एक रबर बैंड ली। ठीक है, रबर बैंड लेने के बाद आपने उसको पहले ऐसे खींचा। ठीक, रबर बैंड लेने के बाद आपने उसको ऐसे खींच लिया। खींचने के बाद आपने उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करा, दोनों तरफ से, या एक तरफ से ही घुमा लो। जब आप उसको एक तरफ से घुमाओगे तो आप खुद ही देखोगे कि वो धीरे धीरे अपने ऊपर वाले तरफ की तरफ, ऊपर वाले एंड की तरफ वो शॉर्ट होती जा रही है। ठीक है, ये क्या होती जा रही है? शॉर्ट होती जा रही है। ठीक इसी तरह से ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये भी कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये भी, जैसे मान लो अगर ये एक क्रोमोसोम बड़ा सा है, तो जब ये कंडेंस होना शुरू होगा तो ये ऐसे ऐसे करके कंडेंस होगा कि इतना सा रह जाएगा। ठीक है, सो उसी हिसाब से प्रोफेज में क्या होगा? सबसे पहले तो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या करेंगे? ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या करेंगे? कंडेंस होंगे। कंडेंस होंगे, या क्या दो कॉइल और करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखिए कि क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड। ठीक, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए। अच्छा, अब देखो, ये जो हमारे ये क्या थे? सेंट्रोसोम। ये क्या करेंगे? धीरे धीरे करके ये हमारे मिडिल में आ जाएंगे। ये किधर आ जाएंगे? मिडिल में आ जाएंगे। अब ये एक चीज ये देखो कि जब हमारा न्यूक्लियस डिवीजन होना है, इसका मतलब न्यूक्लियर की जो ये मेम्ब्रेन होगी, ये भी रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी, ये भी बीच बीच से रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये प्रोफेज में ही बता रहे सारी चीजें, प्रोफेज में ही एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी जो न्यूक्लियर एनवेलप यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वो बिल्कुल ही दिखना ही बंद हो जाएगी। ठीक, वो दिखना ही बंद हो जाएगी। तो ये डायग्राम हमने कौन सा बनाया है? ये है प्रोफेज में स्टार्टिंग। ये क्या हो गया? स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज। स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा प्रोफेज स्टार्ट हो गया। अब देखो, जब ये प्रोफेज का एंड आएगा, जब प्रोफेज जैसे जैसे खत्म हो जाएगा ना, तब क्या होगा कि एक तो सारे, सबसे पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, पूरी तरह से दिखना ही बंद हो जाएगी। चीज ध्यान रखना, पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिखना बंद हो जाएगी। और क्या चीज बची रहेगी हमारे पास? पहले ये चीज देख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, हमने क्या कहा? क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कंडेंस्ड हो जाएंगे।
क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम्स थे ये बना लिए हमने क्रोमोसोम, ठीक है, ये कुछ इस तरह से सामने आ जाएंगे, ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं क्रोमोसोम्स में बीच में क्या होते हैं, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर्स। क्या होते हैं, सेंट्रोमियर्स होते हैं और क्या होते हैं, काइनेटोकोर्स होते हैं। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि ये हमने बना दिए सेंट्रोजोम, ठीक है, ये क्या हो गए, सेंट्रोजोम हो गए। अब एक और एक स्टार्टिंग फेज में हम लोग फेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, स्टार्ट हुई, और जितने भी हमारे सेंट्रोजोम थे वो साइड से हट करके किधर आ गए, बीच में आ गए। कहां आ गए, बीच में आ गए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोफेज। अब एक चीज और ये ध्यान रखना कि सेंट्रोजोम क्या करते हैं, जैसे आपने स्पाइडरमैन की मूवी देखी है, सो स्पाइडरमैन की मूवीज में क्या होता है कि स्पाइडरमैन मकड़ी का जाल फेंकता है, ऐसे करके फेंकता है जाल, ठीक। तो इसी हिसाब से, इसी तरह से सेंट्रोजोम भी एक जाल टाइप का फेंकते हैं क्रोमोसोम्स की तरफ, लेकिन ये अभी केवल शॉर्ट शॉर्ट है, ठीक। ये पूरी तरह से ये उसको अपने कब्जे में कब लेगा, नेक्स्ट फेज में। तो ये हमारी कौन सी फेज हो गई, प्रोफेज हो गई। प्रोफेज में क्या बताया हमने, सबसे पहले प्रोफेज में सेंट्रोजोम जो होंगे वो बीच में आएंगे, उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से दिखना ही बंद हो जाएगी, ठीक। सो ये हो गई हमारी प्रोफेज। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज में जिसका नाम है मेटाफेज, ठीक। तो प्रोफेज में इतनी कहानी हुई। अब आगे जब बढ़ेंगे, जब कहानी आगे बढ़ी तो आ गए हम लोग मेटाफेज में। कौन सी फेज हो गई, मेटाफेज, ठीक है सर, मेटाफेज में हम एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो मेटाफेज में क्या हुआ, अगेन हमने ड्रॉ करा अपना डायग्राम, ठीक। ये हो गया, हमने क्या बताया कि ये जो सेंट्रोजोम होगा ये एक मकड़ी का जाला टाइप का फेंकेगा, ठीक है, मकड़ी का जाला फेंकेगा। और सबसे पहले ये हम क्रोमोसोम बना लें अपने जैसे थे, ये हैं हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब देखो क्या हुआ, ये क्या है, हमारे काइनेटोकोर्स और सेंट्रोमियर यहाँ पर अटैच है। जब इन्होंने अपने मकड़ी के जाले फेंके, इसको मकड़ी का जाला ही नहीं कहते हैं, ये जो सेंट्रोसोम इसको पकड़ने के लिए फेंकते हैं इसको कहते हैं हम, या जिसको कह दो कि अटैक करते हैं, इनको कहते हैं हम स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। सो सेंट्रोसोम्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये जितने भी हमारे होंगे क्रोमोसोम्स जो इधर उधर अटैच हैं, इनको क्या करेंगे, एक तरफ लेकर के आएंगे, ठीक है। स्पाइडरमैन क्या करता है, स्पाइडरमैन जब ऐसे जाला फेंकता है तो खींचता भी तो है अपनी तरफ, इसी हिसाब से सेंट्रोजोम भी क्या करेंगे, इन सारे क्रोमोसोम्स को एक साइड पे लेकर के आएंगे, और ये जितने क्रोमोसोम इधर उधर अभी आपको दिख रहे हैं ये सारे क्रोमोसोम एक एक्सिस पर आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, देखो ये देखो, ठीक है, ये है हमारे क्रोमोसोम, ये सारे किस एक्सिस पर आ गए, एक ही एक्सिस पर आ गए, ठीक है, ये सारे किस एक्सिस पर आ जाएंगे, एक ही एक्सिस पर आ जाएंगे। अब देखो स्पिंडल फाइबर का कहीं पर अटैच होने का एक वो भी तो होना चाहिए, तो इसने क्या करा, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अपना स्पिंडल फाइबर फेंका, और इसने क्या करा, काइनेटोकोर्स को ही सीधे करने के लिए ये एक जो बिल्कुल सीधी लाइन में आ गए, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या कहेंगे,
इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे, या फिर हम इसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक चीज ये देखो ना, इक्वेटर पर आ गए। इक्वेटर क्या होती है? मिडिल लाइन होती है। तो ये सब बिल्कुल किसमें आ गया? बिल्कुल एक मिडिल लाइन में आ गए, तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये क्या हो गई? हमारी इक्वेटोरियल प्लेट हो गई, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट मेटाफेज की कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोसोम्स स्टार्ट फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर्स and spindle fibers get attached to the kinetochores of the chromosomes, and then chromosomes are forcefully comes to the equatorial plate। इतनी सारी हमारी कहानी हो गई मेटाफेज की। ठीक है, ये क्या है? हमारी इक्वेटोरियल प्लेट हो गई। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा, इन विच स्टेट ऑफ कैरियोकाइनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट कंप्लीटेड। सो ये क्या आप क्या कहेंगे? मेटाफेज। ड्यूरिंग द मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म्स in which chromosomes are lined in a equatorial axis or equatorial plate, and equatorial plate is also known as metaphase plate। ठीक है, सो ये हो गई हमारी मेटाफेज। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज की तरफ। ठीक, टोटल 4 पार्ट्स में हमारी कैरियोकाइनेसिस हो रही है। ये चीज ध्यान रखना, टोटल 4 पार्ट में हमारी कैरियोकाइनेसिस हो रही है। मेटाफेज से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? प्रोफेज, मेटाफेज, फिर आएगी हमारी एनाफेज। ठीक है, फिर हमारी कौन सी फेज आ गई? एनाफेज आ गई। ठीक, अब देखिए एनाफेज में क्या होगा? जो हमारी मेटाफेज प्लेट बनी थी, ठीक है, अब हमारे सारे स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्पाइडरमैन ने जाल फेंका कोई भी चीज पे, जैसे मान लो हम एक कोई बॉटल को भी खींच रहे हैं, तो हमने उस बॉटल की तरफ अपना जाल फेंका और उसको अपनी तरफ खींच लिया और अपने पास बुला लिया। ठीक इसी हिसाब से जो भी स्पिंडल फाइबर्स होंगे, अब वो क्या करेंगे? ये जो हमारे क्रोमोसोम्स, जैसे हमने ये क्रोमोसोम बनाए थे, जैसे मान लीजिए ये हमने एक क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये जो हमारा था काइनेटोकोर्स, ठीक, स्पिंडल फाइबर ने क्या किया? ये आया, अब ये क्या करेगा? ये इसको ऐसे की तरफ खींचेगा। अब अगर जैसे मान लो मुझे कोई अदृश्य शक्ति अपनी तरफ खींचे, तो मैं ऑटोमेटिकली इस तरफ से खींचा तो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे हाथ क्या करेंगे? पीछे की तरफ खींचेंगे। अब जैसे मान लो ये इस तरफ को खींच रहा है, तो यानी कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये उस तरफ बेंड हो जाएगा और एक कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा? वी स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये स्पिंडल फाइबर ने अगर अपनी तरफ खींचा तो ये यहाँ से टूट करके, ये चीज ध्यान रखना, ये जो दो क्रोमोसोम्स आपस में अटैच हैं ये बीच से टूटेंगे और ये ऐसे चले जाएंगे। ये देखो, इस फॉर्म में हमारे वी फॉर्म में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, वो 4 बनाए थे हमने उसमें, चलो 4 ये बन गए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसे टूट करके पहुंच गए कहाँ? क्रोमोसोम, सॉरी सेंट्रोसोम के पास पहुंच गए। ये है हमारा सेंट्रोसोम। ठीक है, ये हो गई हमारी एनाफेज कंप्लीट। एनाफेज में क्या हुआ कि जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स थे वो टूट करके वी शेप फॉर्म करके सेंट्रोसोम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सेंट्रोसोम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और अब जो हमारी आने वाली फेज होगी उसमें ये चीज पूरी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि अब हमारा जो होगा न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। क्या हो रहा है? अंजाम तक पहुंच रहा है। क्या? तो बस अब न्यूक्लियर डिवीजन खत्म होने वाला है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन अब खत्म होने वाला है। तो थर्ड फेज हमने पढ़ ली एनाफेज, तो हमारी लास्ट फेज हो जाएगी टेलोफेज या टीलोफेज। अब ये देखो, अब यहाँ पे पूरा न्यूक्लियर का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा? हमने क्या बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स इस शेप में इधर की तरफ आ रहे हैं, अब क्या होगा? जो भी हमारे सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल फाइबर को फेंकना बंद कर देंगे। अब स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो नहीं फॉर्म होंगे और जो भी हमारे क्रोमोसोम्स रहेंगे उनके
आसपास जो है, जैसे मान लो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बन जाएगी और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बन जाएगी। जितने क्रोमोसोम्स थे वो फिर से थोड़े थोड़े अनकंडेंस्ड, क्या हुआ था प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, वो कंडेंस्ड हो गए थे। अब क्या होगा, यहाँ पर अनकॉइल होंगे, वो फिर से अनकंडेंस्ड हो जाएंगे, वो फिर से खींचेंगे। तो एक क्रोमोसोम्स खींच करके ये, जैसे हमारा प्रोफेज स्टार्ट हुआ था वो इसी तरह से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई हमारी न्यूक्लियर, सॉरी ये क्या हमारा, एक ये सेल का अंदर स्ट्रक्चर ये बन गया और एक हमारा ये सेल का अंदर स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, और ये बाहर क्या है हमारा साइटोप्लाज्म है। ये चीज ध्यान रखना, बाहर हमारा पूरा क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये है हमारे सेंट्रोसोम। ठीक है, तो इस हिसाब से ये, अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। ठीक, अब आने वाली फेज में, यानी कि अब हमारा कैरियोकाइनेसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियस इज फुली डिवाइडेड। अब सेल का डिवीजन बचा हुआ है, सेल का डिवीजन यानी ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है ये अभी बचा हुआ है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो ये होगा साइटोकाइनेसिस की मदद से। साइटोकाइनेसिस कैसे होगी अभी बता रहे हैं, पहले एक बार इसको रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि हमारी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी माइटोसिस में हमारी कौन सी फेज आई, सबसे पहले आई प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज आई, फिर हमारी आई मेटाफेज, मेटाफेज आई, फिर हमारी आई एनाफेज, एनाफेज के बाद जो हमारी लास्ट फेज आई टेलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज में क्या हुआ, सेंट्रोसोम जो बिल्कुल ऊपर ऐसे अटैच थे वो धीरे धीरे करके बीच में आए। उन्होंने फिर क्या करा, और जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो अनकंडेंस हुए, सॉरी वो कंडेंस होना स्टार्ट हुए। गेटिस, हमने रबर बैंड ली, रबर बैंड को क्या किया हमने धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट कर दो, घुमाते घुमाते उसकी लेंथ शॉर्ट हो गई। ठीक इसी तरह से जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस हुए। फिर मेटाफेज, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ जिसने काइनेटोकोर्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स थे उसको अटैच किया और एक इक्वेटोरियल प्लेट यानी मेटाफेजिक प्लेट पर लेकर के आ गए। फिर एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में जो भी हमारे क्रोमोसोम्स थे वो बीच से टूटे और वी फॉर्म में जो है वो सेंट्रोमियर के, सेंट्रोसोम के करीब आना स्टार्ट हो गए। और टेलोफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में हमारा न्यूक्लियस जो है वो फुली डिवाइडेड हो गया और हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखनी स्टार्ट हो गई। इतनी हुई कहानी हो गई हमारी कैरियोकाइनेसिस में। अब हम आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस में। अब एक चीज ये देखो, सेल तो चलो ठीक है, न्यूक्लियस तो हमने डिवाइड कर लिया, अब उसके बीच से वो भी तो हटेगा, हमारा साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा। और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस से। कैसे डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस से। साइटोकाइनेसिस, देखो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जैसे हमारे ये दो बने थे स्ट्रक्चर, सपोज दैट ये बन गया हमारा, ये सेल था और इसमें हमारे दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे अपना शेप भी बदलेगा, ये ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखें, ये स्टार्ट करके जब हमारी सेल वॉल ऐसी हो जाएगी, जो हमारा सेल का बाहर का स्ट्रक्चर है, सेल एनवेलप जब ऐसा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे करके दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब एक चीज ये ध्यान रखो कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, एनिमल सेल में ये इजीली डिवाइड हो जाते हैं, ये क्या करेंगे, इजीली डिवाइड हो जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब जैसे ये है दो न्यूक्लियस, प्लांट सेल का डिवीजन हुआ तो न्यूक्लियस बेटा कैसे है, ये इस तरह से है। अब क्या होगा, जब सेल वॉल की बात कर रहे हैं हम, तो देखो सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक फॉर्मेशन करता है ये सेल प्लेट का, इसका क्या नाम है, सेल प्लेट। ठीक है,
ये क्या बना लेगा, प्लांट सेल क्या बना लेते हैं आफ्टर डिवीजन, सेल प्लेट। यानी कि साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल में क्या बन रही है, सेल प्लेट बन रही है। और यही सेल प्लेट आगे जा करके फुली मैच्योर हो जाती है, और जब ये फुली मैच्योर हो जाती है तो यही आगे चल के बेटा सेल वॉल बना लेती है। क्या बना लेती है, सेल वॉल बना लेती है। कंप्लीट। तो क्या हमने पढ़ा कि साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, और कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। सो इस तरह से हमारा पूरा जो है वो सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब बताओ, सोमैटिक सेल्स का डिवीजन हमने सीख लिया, यानी एम फेज में जो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन हो रहा था, सोमैटिक सेल्स कैसे होती है, नॉन सेक्स सेल्स जो होती हैं उनका डिवीजन फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी स्पर्म सेल और ओवम सेल होती है, यानी जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, यानी जिनको हम कहते हैं सेक्स सेल्स, उनका डिवीजन कैसे होगा। और जितना कंसंट्रेशन आपने इस प्रोसेस को समझने के लिए दिया है, उससे 10% ज्यादा कंसंट्रेशन आपको वो वाला प्रोसेस यानी मियोसिस समझने के लिए चाहिए। क्या है पढ़ने वाले हम नेक्स्ट क्लास में, हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है कुछ नहीं मियोसिस में, जैसे आपने ये चीजें सारी पढ़ी है, सेम चीज उसमें भी होने वाली, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, जो कि हम क्या पढ़ेंगे जानने के लिए देखते रहिए डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। सनसनीखेज खबर है आज की। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और मैं आपके लिए 2 लाइन ये चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी मोड़ पर फेल हो रहे हो तो उसको लेकर के ना बैठो। कुछ लोग होते हैं कि हम फेल हो गए, अब मैं मेरे बस की नहीं है, खत्म करो इस कहानी। नहीं, फेल हो गए हो फिर से ट्राई करो, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाद गिरेंगे तो चलेंगे घुटनों के पर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।